नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पिछले लंबे समय से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली था, जहां अध्यक्षों के तौर पर हेमंत द्विवेदी के साथ ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वे उस पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्र नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी की आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवाण जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफी रश रहता है और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफी निर्देशन की जरूरत रहती है। तो इनको देखते हुए उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहाना बन गया है, जहां पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आ गई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में मोहान, टोटाम, मछोड़ और नेवल गांव जहां सहित विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से लोगों में गर्मी से राहत मिली है। वे कुछ संपर्क मार्गों मलबा से आने से कुछ समय मोटर मार्ग बाधित रहे, फिलहाल मोटर सुचारू है। हालांकि बारिश से वन विभाग को वनाग्नि घटनाएं में काफी राहत मिलेगी। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मदद करता है और आग के फैलने की गति को कम करता है। वहीं वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी दिशा निर्देश सभी विभाग में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में सर्दी का एहसास हुआ है। वहीं पहाड़ों में खेती का कार्य नहीं के बराबर हो रहा है। किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है और स्थानीय लोगों में बारिश से काफी राहत मिली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है। वहीं परिवहन विभाग ने उत्तराखंड में बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहन को ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग का यह कदम उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं आरटीओ प्रबंधन अनीता चमोली ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चेकिंग के लिए भी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती भी चारधाम यात्रा रूट पर की गई है। यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था को ठीक संचालित करने के लिए अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं, जो कई क्षेत्रों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। रुड़की में, नारसन में और देहरादून में, आशा रोड़ी में इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में, हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है।
परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों के साथ ही सीजनल नालों की खालों की अगर कोई कूड़ा कचरा डालेगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। वहीं नगर आयोग नमामि बंसल ने कहा है कि नदी नालों में कोई कूड़ा ना डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के माध्यम से और मैन पावर के जरिए साफ किया जा रहा है। वहीं नमामि बंसल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नदियों के आसपास या नालों में कूड़ा डालते पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माने का भुगतान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नदियों के पास जल कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर उसमें कूड़ा डंप करना है। साथ ही कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोड साइड या नदियों के आसपास अगर किसी ने भी कूड़ा डंपिंग किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने यह भी बताया कि नदियों के आसपास लगे चलित कूड़ा केंद्र में कूड़ा डंप करना होगा। उन्होंने कहा कि सीजनल नाले खालों में पहले से पड़ा कूड़ा तेजी से साफ किया जा रहा है। जो नदी नालों में पड़ा कूड़ा डालने की अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है या कोई कूड़ा डालते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माने के साथ ही कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। नमामि बंसल ने आगे बताया कि जो कुछ भी शिकायत आई थी उसी के सही पाई गई और कूड़ा डालने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है। आगे यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं नगर निगम का उद्देश्य नदी नालों को साफ सुथरा रखना है और लोगों से भी अपील की जाती है कि वे इसमें सहयोग करें। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोन में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज़ के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के आसपास हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब मसूरी के पास कैंपटी फॉल के झरने ने एकाएक रौद्र रूप ले लिया है जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। कैंपटी फॉल के झरने के पिकराल रूप ले लिया है जहां पर झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बह कर आया है जिससे पानी सफेद धारा की जगह मटमैला हो गया है। मुख्य मार्ग से भी पानी का तेज बहाव आने से लोगों को दुकान में घुस गया है और दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया है। कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार को कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप दिखा जिससे पर्यटक काफी सहमे हुए नजर आए। वहीं कैंपटी फॉल पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया गया। वहीं पानी के तेज बहाव के कारण कैंपटी फॉल में स्थित दुकानों में भी पानी घुस गया जिससे दुकान में रखा सामान को नुकसान पहुंचा है, परंतु किसी भी प्रकार के जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। जहां कैंपटी पुलिस इंचार्ज ने बताया कि भारी बारिश के कारण कैंपटी फॉल के झरने का जल स्तर बढ़ गया था, परंतु पुलिस द्वारा भारी बारिश को देखते हुए पहले ही कैंपटी फॉल में सभी लोगों को आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि 2 घंटे के भीतर ही कैंपटी फॉल का जल स्तर अपने मूल स्वरूप में आ गया था, जिसके बाद सभी व्यवस्था सामान्य हो गई थी। वहीं पर कई लोग सड़क किनारे जंगल में मलबा डालते हैं जो भारी बारिश में बहकर मुख्य सड़क और कैंपटी फॉल में आ जाता है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा जांच की जाएगी और अनाधिकृत रूप से जंगल में मलबा डालने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी बीते रविवार को धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे, जहां अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। वहीं श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक कराया। इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में स्वागत किया गया।
वहीं गंगा सभा के विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। वहीं गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अनंत अंबानी बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की ध्वजावाहक भी हैं। वे अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की है। गंगा का पूजन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। हमारे विजिटर्स ग्रुप में भी उन्होंने अपनी सुख अनुभव का वर्णन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं और प्रबंधन को बहुत ही अच्छा बताते हुए माँ गंगा से भी प्रार्थना की, माँ गंगा में अपनी आस्था प्रकट की। अनंत अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति ना होकर सनातन के ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और समय समय पर देश के सभी बड़े और पौराणिक धर्म स्थलों की वो यात्रा और दर्शन करते रहते हैं। अभी उन्होंने बहुत लंबी पद यात्रा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जामनगर से द्वारकाधीश तक की थी। आज बहुत वर्षों के बाद, शायद हो सकता है पहली बार या बहुत ही वर्षों के बाद, अंबानी परिवार के कुछ सदस्य उनका पूजा अर्चना करने के लिए आया। गंगा का पूजन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख समृद्धि। टूरिस्ट सीजन के साथ अब चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है और ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। वहीं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस हर चुनौती को स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ऋषिकेश से लेकर मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में भारी गर्मी के बीच पुलिस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रही है। पर्यटकों और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ख्याल रखने में लगी है। वहीं मुनिकीरेती में खुद पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए हैं। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को आपसी समन्वय स्थापित कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम भी कर रहे हैं, जहां पुलिस कप्तान की इस एक्टिविटी को स्थानीय लोगों ने जमकर सराहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। वहीं पुलिस कप्तान के सड़क पर होने से अन्य पुलिसकर्मी भी जी जान से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पूरी पुलिस टीम के सहयोग से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहीं पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र की पुलिस से पूरा सहयोग कर रही है। देहरादून में मातावाला बाघ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में काले झंडे लेकर महंत देवेंद्र दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहारनपुर चौक से मातावाला बाग तक विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता अमित कुमार तोमर ने नेतृत्व में निकाली गई मातावाला बाग बचाओ रैली में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। वहीं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता अमित तोमर का कहना है कि 300 साल पहले श्री गुरु राम राय की चौथी पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा आम जन के लिए बनाया गया था। आज आम जन के लिए बंद कर दिया गया है और वहां हनुमान मंदिर की स्थापना भी की गई थी। जो कुछ अराजक तत्वों द्वारा झंडे के मेले के समय जो संगठन थी उनकी आड़ में जेसीबी से तोड़ा गया। वहीं आज मातावाला बाग पूरी तरह से आमजन के लिए बंद कर दिया गया है और यह कृत्य 2018 में भी किया गया था, जब अंदर घूमने के लिए 500 रुपए की पर्ची कटवाना अनिवार्य कर दिया था, जिसका उस समय भी भारी विरोध हुआ था। वहीं अमित तोमर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें और तोड़े गए प्राचीन हनुमान मंदिर को पुनः बनाया जाए। वहीं मातावाला बाग आमजन के लिए पहले की तरह खोला जाए। वहीं मातावाला बाग में छोटे बच्चों के लिए ग्राउंड बनाया जाए और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को इसी संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। देखिए, इसको पहले समझना पड़ेगा, ये कोई आम खेल का मैदान नहीं था, या कोई आम बाग नहीं था। ये एक ऐतिहासिक बाग था जो 300 साल पहले जो श्री गुरु राम राय जी थे, उनके चौथी पत्नी माता पंजाब कौर जी द्वारा बनाया गया था आम समाज के लिए। और तभी से ये बाग जो था आम समाज के लिए समर्पित रहा। हमारे मतलब मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, 3 साल की उम्र से मैं वहाँ खेलता है। मेरे पिताजी और दादाजी, मतलब उस स्तर तक की बात कर रहा हूँ कि कई पीढ़ियाँ उस बाग में चलकर बड़ी हुई हैं, खेल कर बड़ी हुई हैं।
2017 में अचानक से क्या होता है कि उस बाग का पूरा जो बीच में मैदान था उसको खोद दिया जाता है, तब भी विरोध होता है। 2018 में क्या होता है, बहुत सारे पेड़, असंख्य पेड़ काट दिए जाते हैं और तब बहुत बड़ा बवाल एक होता है और ये सारे सारे जो गेट था माता वाले बाग का उसको बंद कर दिया जाता है आम समाज के लिए और कहा जाता है कि भाई अगर आपको घूमना है तो आपको 500 रुपये का पास लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि ऑक्सीजन लेने के लिए एक व्यक्ति जो था, वृद्ध व्यक्ति है या कोई बच्चा खेलने जा रहा है, 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे घूमने के लिए। 2018 में भी हमने प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो आदरणीय महंत जी हैं उन्होंने हमारी बात सुनी थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबके लिए ये बाग खोल दिया था। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, होली से लगभग 5-7 दिन पुरानी बात है, तो 3 पेड़ पुनः काट दिए गए और जिसका विरोध ये मेरा छोटा भाई अमन स्वेडिया पहलवान है, इन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने के उपरांत जो मैनेजमेंट था उन्होंने साफ कहा कि अब हर हाल में हम यहाँ पर जो अखाड़ा है इसको तोड़ के रहेंगे। ये अखाड़ा भी कोई आम अखाड़ा नहीं है। ये अखाड़ा जब बाग बनाया गया था उसी समय पर माता पंजाब कौर द्वारा अखाड़ा निर्माण किया गया था और जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी स्थापना की गई थी लगभग 300 साल पहले। देखिए इसको खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्री हरवटपुर से चार धाम यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। वहीं अभी कुछ दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जहां हरवटपुर से नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा का पूर्ण तरीके से चलना बंद किया गया था। वहीं नगर पालिका विकास नगर में भी बैठक आहूत की गई थी और इसमें ई रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, व्यापार मंडल की ओर से कई अन्य लोगों की इसमें मीटिंग हुई थी। वहीं आपको बता दें कि 1 या 2 दिन तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा, फल सब्जी की रेहड़ी वाले पर और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना तथा चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन मामला इस समय पूर्व की भांति जस का तस बना हुआ है। पुलिस प्रशासन सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है और ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिससे कि पहाड़ी गली चौक, राम कुमार चौक, प्रकाश होटल, अमर स्वीट शॉप और अन्य चौक से जो कि नेशनल हाईवे पर है, वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ई रिक्शा खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं, जहां फल सब्जी की रेहड़ी लगी हुई है और इस समय नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के लोग कोई ठोस कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब खबर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से है, जहां टिहरी जिले के कैम्पटी क्षेत्र में कल शाम भारी बारिश के कारण कैम्पटी फॉल झरना अचानक तूफान पर आ गया और पानी के साथ मलबा भी झरने में आने लगा। कैम्पटी थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही पर्यटकों को कैम्पटी फॉल में जाने से रोक दिया था। बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है और देर रात तक कैम्पटी फॉल का पानी सामान्य हो गया था। से है, जहां अचानक उफान पर कैम्पटी फॉल झरना पहुंचा है, जहां इसको लेकर बताया जा रहा है कि उस पे पहले ही लोगों को वहां पर जाने के लिए रोक दिया गया था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रीय आयोजन की जो न सिर्फ युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें देश और दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, जिसकी भव्य शुरुआत हुई है जब बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भागलपुर में सैंटेस स्टेडियम में अंडर 19 तीरंदाजी प्रतियोगिता के साथ इस प्रतिष्ठित आयोजन का रंगारंग शुभारंभ हुआ है। वहीं देश भर से आए युवा खिलाड़ी इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी और उत्साह के साथ पहुंचे हैं, जहां पर जो राज्य के लिए गर्व की बात है। यह आयोजन युवाओं के सपनों को उड़ान देने का प्रतीक बन चुका है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा भागलपुर, जहां हर कोने में खेल, जोश और ऊर्जा की झलक देखने को मिल रही है। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांच और गर्व से भर उठा।
अंडर 19 तीरंदाजी मुकाबले के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार के 5 जिलों भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सौंपी गई। इन जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत का कहना है कि देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके रहने, सुरक्षा और प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की फिजिकल चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता में भी इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक हर कोई प्रतियोगिताएं देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंच रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हमने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया और हर कोई बहुत उत्साहित है। मैं भागलपुर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन खेलों को देखने जरूर आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भागलपुर राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने, अपने बच्चों को भी दिखाएं। नहीं, चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपनी टीम को रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है कि हम लोग बेस्ट कर सकते हैं, सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने टीम को नई पहचान कायम। इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह रहेगा और सीख करके लोगों से उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, खान-पान और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो राज्य को खेल जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ हो रही है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा और बिहार को एक मजबूत खेल परंपरा वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भागलपुर के स्टेडियम मैदान तमिलनाडु के तिरुवनलेली जिले में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है, जहां पापनासम स्वामी मंदिर में पूरे 20 साल बाद महाकुंभाभिषेक का आयोजन किया गया और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पूर्ण लाभ लिया है। जहां वैदिक मंत्रोच्चार, महाअभिषेक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे पापनासम मंदिर, जहां आस्था और परंपरा का अद्वितीय संगम देखने को मिला है। तिरुनेलवेली के पापनासम स्वामी मंदिर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। पूरे 20 साल के बाद जब महाकुंभाभिषेक आयोजित हुआ तो मंदिर की प्राचीन दीवारों पर फिर से आस्था की गूंज सुनाई दी।
मंदिर में विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल, दूध, दही, शहद और पवित्र जल से भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। परंपराओं के मुताबिक इस महाकुंभाभिषेक के आयोजन से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाता है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। वहीं महाकुंभाभिषेक के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भक्ति, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं से जुड़े प्रदर्शन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में घूमकर दर्शन किए और भगवान पापनासम से सुख शांति की प्रार्थना की। तो पापनासम मंदिर का ये आयोजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। वर्षों बाद आयोजित ये महाकुंभाभिषेक श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 टीवी। तिरुनेल वैली के पाप उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।